हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट के लिए ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर पढ़ा चुकी हूँ, जिसे मैंने 20 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। प्रैक्टिस का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रत्येक शब्द अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? पहला है मच्छर डेंगू लौह गुण, दूसरा है मच्छर मलेरिया एनीमिया लौह, तीसरा है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, और चौथा है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। तो इसमें आप देखेंगे मच्छर से डेंगू फैलता है, लेकिन लौह और गुड़ ये कम संबंधित है। गुड़ में आयरन होता है, लेकिन ये संबंध को सही दर्शा नहीं रहे हैं। मच्छर से मलेरिया फैलता है, और एनीमिया जो है लौह यानी कि रक्त अल्पता जो है एनीमिया कहलाता है। तो ये संबंधित लग रहा है काफी हद तक। और विकल्प देख लेते हैं। लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, तो ये संबंधित नहीं है। लौह का संबंध मलेरिया से नहीं है, एनीमिया का संबंध रक्त से है, लेकिन लौह का मलेरिया से नहीं है। लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, तो लौह जो है हीमोग्लोबिन ये भी सही से संबंधित नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है आपका दूसरा विकल्प। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मच्छर से मलेरिया फैलता है और एनीमिया कहलाता है रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या सावधानियां पढ़ रही है आरती? पहला है अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और चौथा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और नीचे दिया गया है पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता फैलाना। तो किसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है ये पूछा गया है। तो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। और पानी कुछ जगह यदि इकट्ठा है तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मच्छरों से बचाव के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। तो इसमें पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें टाइफाइड और हैजा है। और चेचक और मलेरिया, तो चेचक जो है वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और डेंगू और आई फ्लू ये भी नहीं होंगे। डेंगू और जापानी मस्तिष्क, इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पोस्टर बनाया गया है। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। लिखा है जमीन पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाएंगे? तो ये वेन आरेख दिया गया है और इसका अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि इसका अध्ययन कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा सही है। तो एक्स जो आप बीच में देख रहे हैं, एक्स में वह रखा जाएगा जो जमीन पर भी रहता हो, पानी में भी रहता हो और अंडे भी देता हो, वो एक्स के अंतर्गत आएगा। तो मछली तो बिना पानी के नहीं रह सकती, ईल यानी सर्प मीन ये भी नहीं रह सकती, शार्क भी नहीं रह सकती। मगरमच्छ जो है ये पानी में भी रहता है, ये जमीन पर भी रहता है और ये अंडे भी देता है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। कौन कौन से तरीके बता रही है? दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को प्रयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए?
तो इनमें से किसका अनुपालन करना चाहिए अंजलि को, ये पूछा गया है। तो दांतों में क्षय से बचाने के 4 तरीके बताती है अंजलि की सहेली। तो उसे कौन से अपनाने हैं? दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, तो इनेमिल से ब्रेसेज का संबंध नहीं है। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ये भी सही है। और हर खाने के बाद कुल्ला करें, यानी कि ACD सही है, CDA ये वाला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल करना है के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला है मछली घर की शोभा बढ़ाने, दूसरा है पानी को साफ करने, तीसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, और चौथा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंखा रखा रहता है, हवा वाला पंप जिसे कहते हैं। तो ये क्यों रखा रहता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा योग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला है वृद्धि और प्रजनन, दूसरा है वृद्धि और भोजन बनाना, तीसरा है प्रजनन और भोजन बनाना, और चौथा है प्रजनन और अंकुरण। तो जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में मिलता है वह हमें बताना है। तो जीव जंतुओं और पौधों दोनों में ही वृद्धि होती है और दोनों में ही प्रजनन होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? पहला है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, दूसरा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, तीसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, और चौथा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तो चांद की सतह के बारे में बताना है। तो चांद की सतह के बारे में जो सबसे अच्छा वर्णन है वह क्या है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में रखा जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी पहला है खनिज रहित है, दूसरा है मछली के तैरने के योग्य नहीं है, तीसरा है ऑक्सीजन रहित है, और चौथा है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तो जो उबला हुआ पानी है ये ऑक्सीजन रहित है, इसलिए मछली मर जाती है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा की मां फिल करना है के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। पहला है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, दूसरा है पानी को रंग रहित करने, तीसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, और चौथा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। तो रेखा की मां फिटकरी इसलिए डालती है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रम में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, दूसरा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, तीसरा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, और चौथा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन। तो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है वह है सबसे पहले अवसादन, फिर निस्तारण, फिर निस्यंदन, फिर वाष्पन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है
जो भरपूर हो। पहला विकल्प है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और चौथा है वसा। तो जो आहार प्रोटीन से भरपूर होता है, भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर उस आहार को लेते हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो भोजन बनाने का तरीका पूछा गया है हमसे। भाई लड़कियां इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। पहला विकल्प है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। दूसरा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तीसरा है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। और चौथा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो आप सभी लोगों को पता है कि पहले हमें सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए और फिर बनाना चाहिए। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है। और चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रखती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो हमें बी के लिए बताना है। जो तरीका उसने बी में अपनाया है तो उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो ये है हरा धनिया। यदि आपको हरा धनिया जो है 1-2 दिन बचा कर रखना है तो आप उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी बड़े शहरों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से फिल करना है के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तीसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। और चौथा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति वाहन ही ना रखे, क्योंकि यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसे अपने वाहन का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो पहला विकल्प गलत हो गया। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच ये तो जरूरी है ही, लेकिन हमें अपना सहयोग देना है, तो ये इसमें नहीं उत्तर होगा। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, तो घर से बाहर नहीं जाएगा व्यक्ति तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? आने जाने के लिए हम सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम करने में अपना योगदान दे सकें। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते समय ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे फिल करना है तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। दूसरा है लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तीसरा है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और चौथा है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा तीसरा विकल्प। स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है वह उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसमें जो आपका सी विकल्प है, तीसरा विकल्प है, यही हो जाएगा उत्तर, क्योंकि कटोरी का आकार बड़ा होने के कारण वह अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करती है जिससे उस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षा से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ई हैं। तो इनमें क्या बताना है? अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। बीजों को रात भर पानी में रखें, उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा है 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तीसरा है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपर्युक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में कौन शामिल नहीं होते?
तो इसमें जो शामिल नहीं है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान आपको एग्जाम में रखना है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है आपका एक्सप्लेन और एलाबोरेट। ये दो शामिल नहीं है, एक तो व्याख्या करना शामिल नहीं है और एक विस्तार देना शामिल नहीं है। तो तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे शामिल करना यानी इंगेज, खोजबीन करना एक्सप्लोर और मूल्यांकन करना यानी एवेल्युएट, ये शामिल है। तो ये जो शामिल नहीं थे वो बताने थे, तो तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है? पहला है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। दूसरा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तीसरा है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। और चौथा है प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तो प्रश्न पत्र बनाने के जो चरण हैं उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले डिजाइन तैयार करनी है, फिर करना है ब्लूप्रिंट तैयार, फिर प्रश्न लिखने हैं, फिर उनका संपादन करना है और फिर अंक योजना लिखनी है। यानी कि दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। दूसरा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तीसरा है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। और चौथा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। तो कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और अन्य विद्यार्थियों के समान लाना है। तो सबसे पहले उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान करनी है और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करवाने हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जब आप कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर लेंगे तब आप उनका निवारण भी कर पाएंगे। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? पहला है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः अनुशासनहीनता रहती है। दूसरा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तीसरा है वह उनकी कक्षा अध्यापका नहीं है। और चौथा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है, बच्चे जो है श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद जो परीक्षा आयोजन की है शिक्षिका ने, तो विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाए हैं। तो यह किसके कारण है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर पाई हैं। इसीलिए बच्चे नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो प्रकरण नया है। सही से व्याख्या की जाएगी, बच्चे समझेंगे। जो व्याख्या उन्होंने की है वह बच्चे समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए वह श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ रहे हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती हैं। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? खाली बाल्टी खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरा है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा है गुब्बारे में हवा भरना। और चौथा है 2 भरे गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपर्युक्त गतिविधियों में कौन सी वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो ये गतिविधियां दी गई हैं। वायु प्रकरण शिक्षिका को पढ़ाना है और वह क्या क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। तो उसके जो अन्य साथी हैं उन्हें गतिविधियां सुझाते हैं कि ये गतिविधियां आपको करवानी है। तो इसमें जो वांछनीय परिणाम देंगी वह गतिविधियां हमें बतानी है। तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, इसमें एक तो ए सही होगा। और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये 2 गतिविधियां सबसे अच्छी हैं।
ए और डी, तो इसमें आपका जो विकल्प होगा वह तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प उत्तर है ए और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। तीसरा है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए कहना। और चौथा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो सबसे अच्छी जो व्यू रचना है वह है चौथा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पहला है श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा है मानव दांतों का प्रतिरूप, तो पोषण पढ़ाना है, दांतों का प्रतिरूप और पाचन तंत्र ये शामिल नहीं होंगे। आगे देखते हैं, क्योंकि हमें प्रभावी तरीके से पढ़ाना है कि पोषण क्या है। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। और चौथा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों से कहें कि अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना, फिर पोषण प्रकरण आप पढ़ाएंगे, तब बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर उद्यान ले जाया गया। यह है फिल करना है में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। तो भाई जो स्कूल टूर जाता है वह मजा लेने के साथ साथ कुछ सिखाया जा सके इस पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका जो उद्देश्य होता है वह बच्चों को सिखाने के लिए होता है। तो मजा लेने वाला गलत हो गया। दूसरा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तीसरा है कच्छी अधगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, और यही आपका उत्तर है। जो कच्छी अधगम है उसे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए जो यही उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, पहला है दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। दूसरा है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री है। तीसरा है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। और चौथा है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। तो अनुभाग आ को मल्टीमीडिया कैप्सूल के द्वारा, यानी कि मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए, लेकिन अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। तो जो मल्टीमीडिया कैप्सूल है वह ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं और ये हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उस चीज का ज्यादा प्रभाव रहता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है उसकी अनियमितताओं के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। दूसरा है इस बात के विषय में प्रधानाध्यापक को सूचित करना। तीसरा है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। और चौथा है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। तो समीर जो है कक्षा 5 का छात्र है और दत्त कार्य जमा नहीं करता है समय से, तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय पूछा गया है। तो सबसे पहले अनियमितताओं का जो कारण है उसका पता लगाएं, उसके बाद उसे परामर्श दें। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। दूसरा है विद्यालय में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तीसरा है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। और चौथा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो इसमें जो आपका उत्तर है पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? निम्नलिखित शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? पहला है अवलोकन कौशल, दूसरा है वर्गीकरण कौशल, तीसरा है चिंतन कौशल और चौथा है संवेगात्मक कौशल। तो शिक्षक पूछ रहा है क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, यानी कि थिंकिंग स्किल विकसित करना चाहता है, चिंतन कौशल विकसित कर रहा है। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। बच्चे सोचेंगे, अपनी अवधारणा के अनुसार उत्तर देंगे, अपनी सोच के आधार पर उत्तर देंगे। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला है हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, दूसरा है आक्रामक व्यवहार, तीसरा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता और चौथा है बहुत बात करना। तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है यदि वह आक्रामक व्यवहार यदि वह प्रदर्शित करता है तो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान हो सकती है। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? 4 शिक्षक है, 4 विधियां प्रयोग कर रहे हैं। पहला है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो हिंदी की कक्षा नहीं है जो बच्चों के लिए सस्वर पाठन करवाया जाए, पहला विकल्प गलत हो गया। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, तो प्रकरण पूरा करवा दिया आपने और प्रश्नों के उत्तर बता दिए, तो प्रभावी कहाँ रहा? हमें वह बताना है जो सबसे अधिक प्रभावी हो। तीसरा है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना और चौथा है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। दिवाली से पहले जो वायु होती है वह शुद्ध होती है काफी हद तक, लेकिन दिवाली के बाद आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों से नमूने एकत्र करने के लिए कहना, तो बच्चे खुद इस क्रियाकलाप में संलग्न होंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? जो गलत है वह बताना है। पहला है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। दूसरा है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तीसरा है, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। और चौथा है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। तो ये तीनों तो सही है, हमें वह बताना है जो गलत है। तो ऊपर फेंकी गई जो वस्तु है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, घर्षण के कारण नहीं। तो चौथा गलत है और हमसे गलत पूछा गया था, तो चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न ले रही हूं मैं प्रत्येक वीडियो में। पहला वीडियो भी आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। थोड़ी गले में समस्या है तो गैप हो गया था, अब तो थोड़ी आवाज़ निकल रही है। अभी 2 दिन पहले बिल्कुल ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी आज थोड़ी थोड़ी आवाज़ सही हुई है तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लिया जाए। तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।